अपने आमेर या जयपुर के इतिहास की अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने को जो इसमें बात ध्यान में रखनी है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो जयपुर या आमेर का इतिहास है, यहां पर एक राजवंश ने राज किया है। वो राजवंश कौन सा है? कछवाहा राजवंश है। कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश की अपने बात करें तो कछवाहा राजवंश का जो संबंध है वो संबंध अलग अलग जो इतिहासवेता है, इतिहासकार है, ये लगता है सूख गया मारकर पढ़ा पढ़ाई। अपने कछवाहा की बात करें कि जो कछवाहा राजवंश है इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं। तो कछवाहा राजवंश के बारे में एक तो ये मान्यता है कि भगवान राम हुए थे और भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश, जिसमें जो कुश के जो वंशज थे ना, कुश के वंशज क्या कहलाए? कछवाहा कहलाए। एक बात तो जो सामने आती है वो ये है कि कछवाहा क्या है? भगवान राम के पुत्र कुश के क्या है? वंशज है। दूसरी बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो एक इतिहासकार हुए हैं। इतिहासकार का नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि जो कछवाहा वंश के जो लोग हैं या कछवाहा रहे हैं वो स्वयं को क्या मानते हैं? रघुवंशी मानते हैं। रघुवंशी मानते हैं। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि जो कछवाहा है वो स्वयं को क्या कहते हैं? रघुकुल तिलक कहते हैं। तो इन सारी बातों से जो सामने एक बात निकल के आती है वो बात ये निकल के आती है कि कछवाहा है उनका संबंध कहीं ना कहीं भगवान राम से रहा है। अब इन्होंने राज कहां पे किया? इनका शासन का क्षेत्र कौन सा रहा? तो दौसा, आमेर और अपने करें बात तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया था। और इनमें जो दौसा है, दौसा जयपुर के आसपास एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था ढूंढ नदी। कौन सी नदी बहती थी? ढूंढ नदी बहती थी। और भूगोल में पढ़ते हैं अपने की ढूंढ नदी। तो ढूंढ नदी के कारण जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़ कहलाया था। जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? ढूंढाड़ कहलाया। ढूंढाड़ में इन्होंने राज किया, यह क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया। दूसरी बात जो ढूंढाड़ के बारे में मिलती है वो हम एक चौहान राजा पढ़ते हैं, बिसलदेव। पढ़ के है ना, बिसलदेव चौहान। कहते हैं कि बिसलदेव चौहान ने इस क्षेत्र के अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़ पड़ गया। अब थोड़ी सी अपने बात करें इस राजवंश के बारे में कि इस राजवंश का पहला राजा कौन रहा, कौन आया, किस प्रकार से इस राजवंश की शुरुआत हुई। तो अपने को ग्वालियर के अंदर एक अभिलेख मिलता है। ग्वालियर, ग्वालियर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। वहां ग्वालियर के अंदर एक मंदिर है, सास बहु मंदिर, या इसे क्या बोल देते हैं? सहस्त्र बाहु मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में एक अभिलेख मिला है, कुछ साक्ष्य मिले हैं पुराने, और उन पुराने साक्ष्यों के अंदर यह जानकारी निकल के सामने आती है कि यहां पर जो अभिलेख मिला है वो एक कछवाहा शासक का है, और उस कछवाहा शासक का नाम था महीपाल। क्या नाम था? महीपाल।
और महीपाल ने ही ये शिलालेख क्या है, लगवाया है। और इसी के, ये कछवाहा था, और इसी के आगे वंशज के अंदर अपने पढ़ते हैं तो आगे एक राजा होता है सोढ़ा सिंह। कौन होता है, सोढ़ा सिंह। और इस सोढ़ा सिंह के एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम क्या है, या तो उसे कहते हैं तेज कर्ण, या उसे कहते हैं दुल्हे राय, दुल्हे राय, या उसे बोला जाता है ढोला, ढोला कहा जाता है। इस ढोला की अपने को सोढ़ा सिंह की जानकारी मिलती है और कहते हैं सोढ़ा सिंह का जो बेटा था तेज कर्ण, ये तेज कर्ण मध्य प्रदेश के नरवर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां से किस ओर आता है, ये दौसा की ओर आता है। और दौसा की ओर आता है तो दौसा के अंदर कहते हैं चौहान वंश का राज था उस समय। और वहां पर जो अपने मीणा जो लोग है, मेर जो लोग है, गुर्जर जो लोग है, बड़गुजर बोल देते हैं, ये लोग इस क्षेत्र को क्या करते थे, आतंकित करते थे, लूटमार करते थे इस क्षेत्र के अंदर। तो दौसा का जो चौहान शासक था, उस चौहान शासक की मुलाकात किससे हो जाती है, दुल्हे राय से हो जाती है। और दुल्हे राय को ये अपनी समस्या बताता है चौहान शासक की, हमारे क्षेत्र के अंदर ये समस्या है और प्रमुख रूप से हम लोगों को जो परेशान कर रहे हैं वो यहां पर क्या है, बड़गुजर जाति के लोग हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये दुल्हे राय क्या करता है, दुल्हे राय अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ यहां आया होता है, ये उन बड़गुजरों को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। जैसे बड़गुजरों को पराजित करता है, यहां का जो चौहान शासक का नाम मिलता है रालन सिंह, रालन सिंह भी बोल सकते हैं, या राजस्थानी भाषा के अंदर अपने सीधा ही रालन सिंह भी बोल देते हैं। ये इससे बहुत खुश होता है, कहता है कि ठीक है, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया, आपने हमारी समस्या का समाधान किया है, तो हम भी आपके लिए क्या है, कुछ करेंगे। तो ये क्या करता है, अपनी बेटी का जो विवाह है, एक तो इससे क्या दुल्हे राय से कर देता है, और दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है वो इस दुल्हे राय को दे देता है। एक जानकारी तो अपने को ये मिलती है। और कहते हैं कि धीरे धीरे इस दुल्हे राय ने इस आसपास के क्षेत्र में क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और धीरे धीरे इस साम्राज्य की स्थापना होती जाती है। तो प्रारंभ के अंदर दुल्हे राय किसे पराजित कर रहा है, प्रारंभ के अंदर बड़े गुर्जरों को पराजित कर रहा है, बड़े गुर्जर जाति के जो लोग हैं उन्हें पराजित किया जाता है, बाद में मीणाओं को भी पराजित करता है। एक ये सामान्य बात है जो हमें प्रारंभ में ध्यान रखनी है, भी शुरुआत कैसे हुई है, इनको अभी अपने नोट नहीं करेंगे, इससे पहले अपने नोट करेंगे कि कौन कौन से अभिलेख है, कौन कौन से विद्वान है, किसने क्या तर्क दिया है, किस प्रकार से कछवाहा वंश की उत्पत्ति हुई है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अपने को जो ध्यान में रखनी है कि इनका झंडा कैसा था। तो कहते हैं कि प्रारंभ में इनका सफेद रंग का झंडा होता था, लेकिन बाद में एक राजा होते हैं मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह जब अफगानिस्तान की ओर कांधार काबुल के अभियान पर जाते हैं, तब वो वहां पर 5 कबीलों को पराजित करते हैं। उन कबीलों को पराजित करने के बाद में ये अपने राज्य का 5 रंग का झंडा है या पचरंगा झंडा है वो बनाते हैं। और उस झंडे के अंदर 2-3 प्रमुख बातें हैं। एक तो झंडा कितने रंग का है, 5 रंग का झंडा है। झंडे के अंदर सूर्य का चित्र अंकित है, और एक इस झंडे के ऊपर राधा गोविंद जी की क्या है, चित्र है वो लगा हुआ है, या फोटो अपने कह सकते हैं, वो इस झंडे के ऊपर लगी हुई है। और एक इसके ऊपर वाक्य अंकित है, उस वाक्य को अपने लिख लेते हैं। उस वाक्य का नाम है यतो धर्म सत्तो जय। संस्कृत के अंदर यह शब्द लिखा हुआ है जिसका अर्थ है कि जहां धर्म की रक्षा होती है उसकी सदा क्या होती है, विजय होती है। जो धर्म की रक्षा करेगा उस धर्म उसकी हमेशा क्या करेगा, विजय करेगा उसे। इस प्रकार से इसका क्या बनता है, अर्थ बनता है। तो एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपने यहां तक की जो बात है ना वो नोट करते हैं भी किस विद्वान ने इनकी उत्पत्ति कहां से मानी है, कौन से अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है। नॉर्मल 5-4 क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अपने क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। एक इस क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो राज किया है वो ढूंढाड़ पे किया है। तो ढूंढाड़ नाम कैसे पड़ा है,
वो बात भी अपने पहले ढूंढाड़ वाली बात है वो अपने नोट करते हैं। एक बात तो अपने नोट करते हैं, कछवाहा राजवंश ने ढूंढाड़ क्षेत्र में शासन किया। कौन से क्षेत्र में शासन किया? तो हम कहेंगे ढूंढाड़ क्षेत्र में शासन किया। अब थोड़ी सी बात इस ढूंढाड़ की बात करें कि ढूंढाड़ का पुराना नाम क्या है या इसका नाम है वो किस प्रकार से पड़ा है। तो दो तर्क मिलते हैं इस ढूंढाड़ के बारे में। तो लिख देंगे कि दौसा के आसपास के क्षेत्रों में ढूंढ नदी के बहाव के कारण यह क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया। ढूंढ नदी के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़ पड़ गया। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि चौहान राजा कौन हुए थे? बिसलदेव चौहान। उन्होंने अपने शत्रुओं को यहां पर ढूंढ ढूंढ के पराजित किया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़। दोनों मान्यता ये मानते हैं भी ऐसा हुआ होगा या इस कारण इसका नाम पड़ा होगा। जो भी है दोनों बात अपने लिख देते हैं कि चौहान शासक बिसलदेव ने इस क्षेत्र में अपने शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर पराजित किया या मारा, एक ही बात है। जिस कारण इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा। यानी कि अब तक जो हमने बात पढ़ी है उसमें सिर्फ 3 बात पढ़ी है कि कछवाहा राजवंश है, जयपुर आमेर के आसपास, दौसा के आसपास के क्षेत्रों पे राज किया है, और इस क्षेत्र का नाम जो ढूंढाड़ है वो क्यों पड़ा है? ढूंढ नदी के कारण या बिसलदेव के द्वारा शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने के कारण इस क्षेत्र का नाम है ढूंढाड़ पड़ा है। अब अपने बात करते हैं कि जो कछवाहा है वो किसके वंशज है, क्या क्या उनके इतिहासकारों ने तर्क दिए, उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि कछवाहा राजवंश से संबंधित तर्क भी ये कौन है या ये किसके वंशज है, कहां से आए हैं, इनके ऊपर अपने बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुछ, उनके वंशज क्या कहलाए? कछवाहा कहलाए। ठीक है, तो पहला तर्क तो यही है अपने पास। तो 1 नंबर पे लिखेंगे भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज कछवाहा कहलाए। फिर हम एक बात पढ़ते हैं कि इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि कछवाहा तो इनका राजवंश इसलिए पड़ गया क्योंकि इनका जो मूल पुरुष था ना, जहां से इस वंश की शुरुआत हुई, उसका नाम ही क्या था? कछवाहा था। इसलिए यह क्या कहलाए?
कछवाहा कहलाए। इनका ये मानना है डॉक्टर ओझा का। तो लिख देंगे डॉक्टर ओझा के अनुसार, डॉक्टर ओझा के अनुसार इनका मूल पुरुष, इनका मूल पुरुष, मूल पुरुष बोल दें, संस्थापक बोल दें, आदि पुरुष बोल दें, एक ही बात है, जहां से राजवंश शुरू हुआ है। इनका मूल पुरुष कछवाहा होने के कारण यह कछवाहा कहलाए, यह कछवाहा कहलाए। लेकिन अपने जब सामान्य पढ़ते हैं ना, सामान्य नॉर्मल क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति से कुछ, किसी इतिहासकार से संबंधित न होकर के पूछे, तो सीधी सी बात है कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे, इसलिए क्या कहलाए, कछवाहा कहलाए। यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय तर्क ये रहता है अपने सामने। अब अगली बात करें, कई बार अपने क्वेश्चन आता है इससे कि कछवाहों को कुर्म का वंशज किसने कहा है। तो अपने एक राइटर हुए, इतिहासकार हुए, डॉक्टर तो क्या बोलेंगे, सूर्यमल मिश्र, सूर्यमल मिश्र ने कहा कि ये क्या है, कुर्म के वंशज है, और कुर्म के वंशज होने के कारण ये क्या है, कछवाहा कहलाए हैं। रघुवंशी माना इनको, रघुवंशी यानी कि रघु यानी कि भगवान राम, इन्हीं से, उन्हीं के वंशज के रूप में इन्हें माना है। तो लिखेंगे सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह रघुवंशी शासक, रघुवंशी शासक कुर्म के वंशज थे, वंशज थे, जो कालांतर में कछवाहा कहलाए। अब इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, कोई कहते हैं कि कुश के वंशज थे, कुश का अपभ्रंश होते होते कछवाहा हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि इनका मूल पुरुष ही कछवाहा था, कोई कहते हैं कि भगवान राम के कुल के अंदर आगे जाकर के एक राजा होता है कुर्म, उस कुर्म के वंशज थे, इसलिए आगे जाकर वो अपभ्रंश हो गया और वो क्या बन गए, कछवाहा बन गए। एक ही बात है, बस प्रश्न क्या बनेगा यहां से, प्रश्न ध्यान में रखने वाली बात है कि डॉक्टर ओझा के अनुसार तो इनका मूल पुरुष कौन था, कछवाहा था, और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये किसके वंशज है, कुर्म के वंशज है। ये बात ध्यान रखनी। और कुर्म में वो रघुवंशी राजा हुआ था एक, ये बात इन्होंने कही है। अब अपने बात करते हैं कि 1612 ईस्वी के अंदर आमेर के अंदर एक शिलालेख लगाया गया था, एक अभिलेख मिला है, उसमें क्या जानकारी मिलती है, उसमें ये कछवाहा शासकों के द्वारा लगवाए गए पहली बात तो, और उन्होंने लिखा कि हम जो हैं वो रघुकुल तिलक है, यानी कि भगवान राम से संबंधित मानते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि आमेर शिलालेख के अंदर कछवाहों को क्या कहा गया है, यह प्रश्न आता है। तो आमेर शिलालेख के अंदर क्या कहा गया भाई, रघुकुल तिलक कहा गया है। अगली हेडिंग लगाते हैं, आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख कब का है, 1612 ईस्वी का है। 1612 ईस्वी के अंदर अपने बात करें तो आमेर का राजा कौन था, 1612 के अंदर मिर्जा राजा मानसिंह शासक होते हैं, तो उनके समय का यह शिलालेख रहा होगा है। तो इसके बारे में अपने लिख देते हैं कि इस शिलालेख में कछवाहों को रघुवंशी नहीं, रघुकुल तिलक कहा गया है। एक ये बात ध्यान में रखनी है। और कछवाहा राजवंश के अंदर कोई शक्तिशाली अगर शासक हुआ है ना, पहला शक्तिशाली शासक, तो वो मानसिंह ही रहा है, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और लगभग युद्धों के अंदर उसे क्या है, विजय प्राप्त हुई है। तो ये आमेर शिलालेख की बात होगी 1612 ईस्वी की।
अब अपने बात कर लेते हैं ग्वालियर के अंदर जो सास बहु देवालय है, या जिसे अपने सहस्त्र बाहु देवालय बोल देते हैं, वहां पर जो अपने को जानकारी मिलती है, उस जानकारी में अपने को एक नाम सामने आएगा, एक महिपाल नाम सामने आएगा, और महिपाल का आगे जाकर के वंशज कौन होगा? सोडा सिंह। और सोडा सिंह का जो पुत्र होगा वो कौन होगा? दुल्हे राय या तेजकर्ण। और उन्हीं के द्वारा इस कछवाहा राजवंश की क्या होती है? सही प्रकार से शुरुआत होती है। तो अपने नोट करते हैं आगे, ग्वालियर का सास बहु या सहस्त्र बाहु देवालय अभिलेख, इसके बारे में अपने को 2-3 जानकारी ध्यान में रखनी है। पहली जानकारी हमें जो ध्यान में रखनी है कि अभिलेख कब का है, तो ये 1093 ईस्वी का अभिलेख है, और एक कछवाहा शासक रहा महिपाल, उसके द्वारा ये लगवाया गया। तो अपने लिख देते हैं, कछवाहा शासक महिपाल द्वारा इसे निर्मित किया गया या बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1093 ईस्वी की बात है। अब ये जो महिपाल था, इस महिपाल का वंशज आगे जाकर के कौन होता है? सोडा सिंह। और सोडा सिंह कहां का राजा था? नरवर का राजा था। इसका वंशज कौन हुआ? इसका वंशज हुआ सोडा सिंह। कहां का शासक था? तो हम लिख देंगे कि नरवर का शासक था। नरवर कहां पड़ता है? एमपी के अंदर। और एक अपने नरवर का एक जागीरदार भी पड़ते हैं 1857 की क्रांति के समय। कौन था? मान सिंह नरुका। उसने, वो क्यों जाना जाता है? उसने तांते टोपे को गिरफ्तार करवाया था। ठीक है, तो सोडा सिंह का पुत्र कौन था? तेजकर्ण नाम मिलता है, या इसका नाम क्या मिलता है? दुल्हे राय नाम मिलता है। ठीक है, तो ये दुल्हे राय नाम अपने को कहां से मिल गया? ये हमें इस सहस्त्रबाहु अभिलेख से मिल गया, जो वहां पर मंदिर है। 1093 ईस्वी के अंदर ये अभिलेख लगाया गया था महिपाल के द्वारा। उससे अपने को ये जानकारी मिलती है तेजकर्ण के बारे में। अब तेजकर्ण नरवर का राजकुमार है, और ये नरवर से कहां आता है? ये नरवर से दौसा आता है, और दौसा में बड़गुजरों को पराजित करके एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि कछवाहा राजवंश की क्या करता है? ये शुरुआत करता है। तो इसमें अपने इस बात को एक बार के अपने वहां तक ले चलते हैं कि जो दौसा का शासक है रालन सिंह चौहान, वो आग्रह करता है, ये बड़गुजरों को पराजित करता है और दौसा पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। वहां तक चलते हैं, फिर इसकी सामान्य जानकारी पढ़ते हैं कि इनका झंडा कैसा था, इनके कुल देवता कौन है, इनकी कुल देवी कौन है, इनके आराध्य देव कौन है, आराध्य देवी कौन है, या अपने बात करेंगे कि इनकी राजधानी कौन कौन सी रही है। उन सारी बातों को अपने करते हैं, और उसके बाद में क्रम के अंदर राजा से अपने क्या करेंगे? शुरू करेंगे। एक बार इनको दौसा तक ले आते हैं अपने। तो अपने लिख देते हैं, अगली लाइन में लिखिए, दुल्हे राय लिख दो, तेजकर्ण लिख दो, एक ही बात है। दुल्हे राय या तेजकर्ण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ दौसा से गुजर रहा था। इस दौरान इसमें जो दौसा का राजा था उसका नाम क्या था? तो लिख देते हैं, इस दौरान दौसा शासक रालन सिंह चौहान के आग्रह पर
दोसा शासक चौहान के आग्रह पर किसे पराजित किया? बड़े गुर्जरों को पराजित कर दोसा पर अधिकार किया। प्रश्न आता है कि दुल्हे राय ने सबसे पहले किसे पराजित किया? तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़गुजरों को पराजित किया है। बड़गुजरों को पराजित किया और बड़गुजरों को पराजित करके कहां पे अधिकार कर लिया? एक प्रकार से दोसा पे अधिकार कर लिया और दोसा के अंदर कछवाहा राजवंश के नए राज्य की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। तो ये अपने नोट कर देते हैं। अधिकार किया तथा कछवाहा राजवंश के नए राज्य की स्थापना की। इस प्रकार से दोसा वाले क्षेत्र में, ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में कछवाहा राजवंश की क्या होती है? स्थापना होती है। किसको पराजित करके होती है? बड़गुजरों को पराजित करके होती है। अब अपने बात करते हैं कि इनका झंडा कैसा था, झंडे के रंग कितने थे, पहले झंडा कैसा हुआ करता था, नया झंडा किसके काल में बना, उन बातों पर अपने चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं आमेर राज्य का झंडा। आमेर राज्य का झंडा। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभ के अंदर जो इनका झंडा था वो झंडा कैसा था? तो प्रारंभ के अंदर इनका झंडा सफेद रंग का झंडा होता था। कैसा झंडा होता था? सफेद रंग का झंडा होता था और उसके ऊपर कचनार का एक पेड़ होता है, उस पेड़ का चित्र क्या होता था? अंकित होता था। तो लिखेंगे प्रारंभिक झंडा। प्रारंभिक झंडा। तो प्रारंभिक झंडा किस रंग का था? सफेद रंग का। और इस झंडे के ऊपर क्या अंकित था? तो कचनार का पेड़ अंकित था या उसका चित्र अंकित था, ये अपने कह सकते हैं। उसके बाद में इस झंडे के अंदर क्या परिवर्तन किया गया? अपने मूल झंडा बोल सकते हैं या जो नया झंडा है, ये नया झंडा किसके काल में आया? तो ये झंडा बना मिर्जा राजा मान सिंह के काल में। एक शक्तिशाली राजा हुए मिर्जा राजा मान सिंह, इनके काल में ये झंडा बना था। ये झंडा था, ये कैसा झंडा था? ये पचरंगा झंडा था। 5 रंग थे इस झंडे के अंदर। हालांकि कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं है कि 5 रंग कौन कौन से थे। तो कहते हैं कि 5 रंग के अंदर एक नीला था, एक पीला था, एक लाल था, एक हरा था और एक काला था। ठीक है, ये 5 रंग थे। लिख दीजिए नीला, पीला, लाल, हरा और काला। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि झंडे के रंग को लेकर के कौन कौन से 5 रंग है, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना है कि जो झंडा है, यह झंडा 5 रंग का था, पचरंगा झंडा था। और इस झंडे की क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के ऊपर अपने बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने एक झंडा बना लेते हैं। इस झंडे के अंदर एक तो किसकी आकृति अंकित थी? सूर्य की आकृति अंकित थी। सूर्य की आकृति अंकित। ठीक है। एक इस झंडे के ऊपर चित्र बना हुआ था राधा गोविंद जी। राधा गोविंद जी का क्या था? चित्र अंकित था। इस पर झंडे पर अपने बात करें तो संस्कृत के अंदर एक शब्द लिखा हुआ था, या अपने इसे बोल सकते हैं कि आदर्श वाक्य लिखा हुआ था। तो आदर्श वाक्य क्या लिखा हुआ था? आदर्श वाक्य में अपने लिख देते हैं यतो धर्मे
सत्तो जे। इसका अर्थ हो गया जहां धर्म की रक्षा होती है वहां सदा सत्य की विजय होती है, वहां सदा सत्य की विजय होती है। ये शब्द इसके ऊपर क्या है, झंडे के ऊपर अंकित थे आदर्श वाक्य के रूप में। ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अब ये झंडा ठीक है, ये झंडा किसने बनवाया, तो ये झंडा मिर्जा राजा मानसिंह ने बनवाया। कब बनवाया, तो लगभग 1580 ईस्वी की बात थी कि 1580 ईस्वी के अंदर ये काबुल अभियान पर जाते हैं मिर्जा राजा मानसिंह, और यहां पर कुछ अपने बोले कि जनजातियां रहती है, उनके कबीले होते हैं, जिसमें प्रमुख जो जनजातियां थी, एक थी आफरीदी और एक थी यूसुफजई। इन जनजातियों के 5 कबीले थे, उन 5 कबीलों को ये क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, और पराजित करने के बाद में इस झंडे को क्या है, बनवाते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि ये तो हमने नोट कर ही दिया कि ये झंडा मिर्जा राजा मानसिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1580 में। ठीक है। काबुल में 5 जनजातीय कबीलों को पराजित कर यह झंडा बनवाया था। भी इस विजय के उपलक्ष्य में मान लो कि हमने 5 जो जातियां हैं उनको पराजित किया, और ये जातियां थी ना आफरीदी और यूसुफजई, ये बहुत खतरनाक लड़ाकू जनजातियां थी। अपने देखते हैं ना पाकिस्तान में क्रिकेटर है, क्या नाम है उसका, कौन सा अफरीदी है, शाहीन अफरीदी है ना, बोलर है, तेज गेंदबाज, तो वो उसी जनजाति से है। इससे पहले एक महिला का नाम चर्चा में, लड़की का नाम चर्चा में रहता है, मलाला यूसुफजई, उसे शायद कोई अवार्ड भी मिला था, तो वो भी उसी जनजाति से संबंधित है। तो उन जनजातियों को ये क्या करते हैं, पराजित करते हैं। ये बात हो गई अपने झंडे को लेकर के। अब अपने आगे बात करते हैं कि इनकी राजधानियां कौन कौन सी रहती है। ये नोट कर लिया सभी ने। आमेर राज्य की कितनी राजधानियां रही थी, 1 2 3 4 5 4 राजधानियां। ठीक है, 4 राजधानियां रही है इनकी। कौन कौन सी 4 राजधानियां रही है, दोसा को राजधानी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। बड़गुजरों को पराजित करने के बाद में सबसे पहले अधिकार कहां किया जाता है, दोसा पे किया जाता है। और दोसा राजधानी बनाएगा कौन, दुल्हे राय बनाएगा, क्योंकि दोसा में बड़गुजरों को पराजित किसने किया है, दुल्हे राय ने किया है। दूसरी राजधानी कुछ समय के लिए खोहे को बनाते हैं, यह भी दुल्हे राय बनाता है। उसके बाद में ये रामगढ़ पे अधिकार करता है जो दुल्हे राय है, और रामगढ़ जो रामगढ़ है, रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है, और अपनी जो इनकी कुल देवी बोले जमुआए माता, उनके मंदिर का निर्माण करवाता है वहां पर। और मंदिर का निर्माण करवाने के बाद में उस रामगढ़ का नाम आगे चल करके जमुआ रामगढ़ हो जाता है। इसके बाद में इसका बेटा राजा बनता है कोकिलदेव। कोकिलदेव 1207 ईस्वी के अंदर आमेर पे अधिकार करता है, और आमेर को अपने राज्य की क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। ये राजधानी आमेर वाली जो राजधानी है, ये 1727 तक रहती है। 1727 के अंदर राजधानी कौन सी बनती है, जयपुर बनती है। तो इस प्रकार से इनकी कितनी राजधानियां रही, 4 राजधानियां रही। तो अपने लिखते हैं कछवाहा राजवंश की राजधानियां, ये कौन कौन सी राजधानियां रही। और यहां से प्रश्न आता है, इनका क्रम पूछा जाता है कि कछवाहा राजवंश की राजधानियों को क्रम के अंदर क्या है, व्यवस्थित क्रम के अंदर लिखिए। तो सबसे पहले 1 नंबर पे जो राजधानी रही है वो कौन सी राजधानी है, दोसा। दोसा के बारे में अपने बात की थी अभी कि दोसा है वो सबसे पहले दुल्हे राय ने जीती थी, और किसको पराजित करके, बड़गुजरों को पराजित करके। तो आगे लिखना है 1137 ईस्वी के अंदर पहली राजधानी बनती है, वो कौन सी है, दोसा है। 2 नंबर पे अपने लिखेंगे खोहे, ये भी 1137 में बनती है। कुछ समय के लिए खोहे राजधानी रहती है इनकी,
1137 में। और 1137 में इनकी तीसरी राजधानी कौन सी बनती है? अपने बोल सकते हैं रामगढ़ बोल सकते हैं, या रामगढ़ का एक नाम अपने और क्या पढ़ते हैं? जमुआ रामगढ़। जमुआ माता के मंदिर का यहां पे निर्माण हो जाता है, तो इसे अपने जमुआ रामगढ़ भी बोल देते हैं। दुलेराय, यह भी कब बनती है? 1137 के अंदर। उसके बाद में चौथी जो राजधानी है, चौथी राजधानी कौन सी है? आमेर। आमेर राजधानी कब बनती है? 1207 में। ये मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये राजधानी किसने बनाई है? ये दुल्हे राय ने बनाई है, नहीं ऊपर वाली तीनों। और ये जो राजधानी है, ये राजधानी बनाई है अपने कोकिल देव ने। और पांचवी जो राजधानी है, ये पांचवी राजधानी बनती है अपने जयपुर 1727 के अंदर। कौन बनाता है ये राजधानी? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा ये राजधानी बनाई जाती है। तो ये इन राजधानियों का क्या है? क्रम है। अपने को लगभग जो राजधानी मिलेगी, ये राजधानी बहुत कम मिलती है ना। ये अपने इसको छोड़ दें तो पीछे 4 बचती है, 4 ज्यादा पूछी जाती है। हो सकता है कि कभी कभार यही आ जाए, तो अपने इसको भी नोट कर लेंगे। जब कर्म पूछेंगे तो कर्म अपना ये होगा, दोसा को है रामगढ़, आमेर और जयपुर। ठीक है, तो ये कर्म अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने बात करते हैं इनके कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देव, आराध्य देवी कौन कौन है, उनकी अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने कुल देवता की बात करते हैं। कुल देवता, कुल देवता कौन से होते हैं? चलो पहले तो अपने बात करते हैं कि कुल, एक तो कुल देवी कुल देवता होते हैं, कुल देवी देवता, और एक होते हैं अपने आराध्य, आराध्य देवी देवता। अंतर दोनों में? हाँ, यानी कि जो पूर्वजों से, पुराने समय से अपने कुल के अंदर चले आ रहे हैं, जो कोई विशेष कुल है, जैसे कछवाहा कुल है भी, शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी कछवाहा हुए, वो जिस देवी या देवता को पूजते हैं वो तो उनके कुल देवता है। और बीच बीच में जैसे मिर्जा राजा मानसिंह है, वो शिला देवी की मूर्ति लेकर के आ गए, उनकी पूजा करने लग गए, तो वो उनके आराध्य हो गए, कुल का स्थान नहीं लेंगे, कुल देवी देवता का स्थान नहीं लेंगे, वो उनके क्या है? आराध्य देवी देवता है। इस प्रकार से इनमें अंतर है। ध्यान रखना है कि जो जिस राजवंश के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस कुल के अंदर पुराने समय से ही पूरा समाज जिनकी पूजा करता है, वो तो उनके कुल देवता है। और उस समाज के अंदर कुछ विशेष लोग हैं, वो कुछ विशेष देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते, तो वो कौन से हो जाएंगे? आराध्य देवी देवता हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल देव, कुल देव या कुल देवता। अंबिकेश्वर महादेव, कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव। फिर अपनी बात करें कि कुल देवी, तो कुल देवी कौन सी है इनके? जमुआए माता, जमुआए माता। फिर बात करते हैं अपने आराध्य देव। आराध्य देव कौन से इनके? तो आराध्य देव इनके हैं गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। और आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी, तो आराध्य देवी है शिला माता, शिला माता। और शिला माता की जो मूर्ति है वो मिर्जा राजा मानसिंह लेकर के आते हैं, जसोल नामक स्थान से लेकर के आते हैं। ढाका का शासक था केदार कायत, केदार कायत को पराजित करके और वहां से ये मूर्ति प्राप्त करते हैं जसोल नामक स्थान से, और इसे आमेर दुर्ग के अंदर क्या करवाते हैं? स्थापित करवाते हैं। थोड़ा इनके आगे अपने एक बात और नोट कर लेते हैं कि जो भी कुल देवता कुल देवी है, इनके मंदिर कहां कहां हैं। कल्चर के अंदर भी आते हैं, कई बार अपने नॉर्मल हिस्ट्री के अंदर भी पूछ ले। तो सबसे पहले कुल देवता हमने लिखा है अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है आमेर के अंदर। फिर
फिर हमने कुल देवी की बात की, तो कुल देवी का मंदिर है जमुआ रामगढ़ के अंदर। फिर आपने बात की है आराध्य देव, तो आराध्य देव का जो मंदिर, आराध्य देव कौन से हैं इनके? गोविंद देव जी। इनका मंदिर जयपुर के अंदर है, जयपुर में। और आराध्य देवी का मंदिर आमेर दुर्ग के अंदर है, जो किसने बनवाया है? मिर्जा राजा मानसिंह ने बनवाया है, आमेर दुर्ग में। ठीक है, तो अब एक बार जो पढ़ा है उसको वापस से क्या करते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। इनने कछवाहा राजवंश ने जो राज किया वो कौन से स्थान पे किया? ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर किया। ढूंढाड़ नाम, दो बातें हमने संबंधित की थी, ढूंढ नदी के कारण पड़ा, या बिसल देव ने अपने शत्रुओं को यहां पे पराजित किया या मारा ढूंढ ढूंढ के, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ढूंढाड़ पड़ा। फिर हमने बात की कि यहां पर जो वंशज है कछवाहा वंश है, और कछवाहा वंश के कहां से ये निकला है, तो हमने लिखा कि भगवान राम के पुत्र कुश के क्या है? वंशज है। फिर हमने डॉक्टर ओझा की बात की। डॉक्टर ओझा ने क्या कहा इनके बारे में? इनके पूर्वज का नाम क्या था? कछवाहा था, इसलिए यह वंश है, यह कछवाहा कहलाया। फिर हमने सूर्यमल मिश्र की बात की थी, है ना? सूर्यमल मिश्र ने कहा कि ये रघुवंशी शासक कुर्म के वंशज है, और कुर्म के वंशज होने के कारण ये क्या कहलाए? कछवाहा कहलाए। ये बात पढ़ी। फिर हमने 1612 ईस्वी का आमेर का जो शिलालेख है या अभिलेख है वो पढ़ा। उसमें हमने लिखा हुआ पाया गया कि ये जो आमेर के कछवाहा है ये खुद को क्या है? रघुकुल क्या मानते हैं? तिलक मानते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है। और फिर हमने एक बात और पढ़ी थी, सहस्त्र भाव दिवाली वाली बात पढ़ी है ना? उसमें हमने क्या पढ़ा कि वहां पर एक अपने को 1093 ईस्वी के अंदर अभिलेख मिला जो महिपाल नामक एक राजा ने लगवाया। उसमें उसका एक वंशज बताया गया है सोडा सिंह, और सोडा सिंह का जो पुत्र है वो कौन बताया गया है? दुल्हे राय की जानकारी मिलती है। और ये बताया गया कि दुल्हे राय नरवर से कहां आता है? दौसा आता है। और दौसा के अंदर चौहान राजा के आग्रह पर बड़गुजरों को पराजित करके दौसा पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और ये इसके राज्य की एक प्रकार से 1137 की घटना है। 1137 में अपनी पहली क्या बनाता है? इसे राजधानी बनाता है। फिर हमने झंडे की बात कर ली। दो झंडे, एक पुराना झंडा है, पुराने झंडे के अंदर तो सीधा सफेद रंग का झंडा है, और दूसरा जो झंडा है जो वो अपने पचरंगा झंडा है। किसके काल में बना? मिर्जा राजा मानसिंह, 1580 की बात है। 5 जनजातीय कबीलों को इन्होंने पराजित किया, उस खुशी के अंदर इन्होंने झंडा बनवाया। देखो इनके झंडे के अंदर सूर्य, उस सूर्य से यह प्रतीत होता है कि ये सूर्यवंशी रहे हैं। ये क्या रहे हैं? सूर्यवंशी रहे हैं। प्रश्न आ सकता है कि ये क्या सूर्यवंशी थे? सूर्यवंशी बिल्कुल थे, क्योंकि इनके झंडे के अंदर क्या है? सूर्य का निशान है। किसका चित्र बना हुआ है झंडे पे? राधा गोविंद देव जी का चित्र बना हुआ है। और अपने बात करें कि कौन सा कथन लिखा हुआ है, तो यतो धर्म सत्यो जय, जहां धर्म की रक्षा होती है वहां सदा सत्य की क्या होती है? विजय होती है। फिर हमने राजधानी की बात कर ली। 1137 में पहली राजधानी दौसा, 1137 में दूसरी राजधानी खो, तीसरी राजधानी कौन सी है? 1137 में ही जमुआ रामगढ़। और इस रामगढ़ जो नाम है ना, कहते हैं कि रामगढ़ नाम रखते हैं, और ये रामगढ़ नाम भगवान राम इनके पूर्वज है, उसके आधार पे ये रामगढ़ नाम रखते हैं। और बाद में जमुआई माता के मंदिर होने के कारण इसका नाम क्या हो जाता है? जमुआ रामगढ़ हो जाता है। और उसके बाद में इनका दुल्हे राय का बेटा होता है कोकिल देव। ये 1207 के अंदर आमेर पे अधिकार करते हैं, और आमेर को अपने राज्य की क्या बना लेते हैं? राजधानी। और उसके बाद में 1727 के अंदर मराठों के आक्रमण, एक प्रकार से मराठे आक्रमण कर रहे होते हैं, उसी समय एक जयपुर नगर की स्थापना की जाती है। जयपुर नगर की भी स्थापना होती है, और यहां पर एक दो जयपुर के अंदर और भी अपने को गढ़ मिल जाएंगे, जैसे नाहरगढ़। तो ये बहुत सारे दुर्गों का निर्माण ये कौन करवाते हैं? सवाई जय सिंह करवाते हैं। और ये बहुत ही व्यवस्थित प्रकार से बसा हुआ क्या था? नगर था, शहर था, ये अपने कह सकते हैं। कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव, कुल देवी जमुआई माता, आराध्य देव गोविंद देव जी, और आराध्य देवी शिला माता। तो ये तो वो कहानी है जो पिक्चर शुरू होने से पहले की है। अब कहानी है वो सही प्रकार से क्या होगी? शुरू होगी भी। पहला राजा कौन था,
कहां से है, चलो वो बात कर ली हमने क्योंकि करनी जरूरी थी वो बात। अब अपने स्टेप बाय स्टेप जो भी राजा है जहां से प्रश्न बनता है उस हिसाब से अपने करते हैं आगे। तो अब अपने आगे हेडिंग लगा देते हैं 1 नंबर पे दुल्हे राय। टाइम हो गया, ऊपर हो गए, हेडिंग तो लगा दो, कल दुल्हे राय से अपने शुरू कर लेंगे। दुल्हे राय, चलो पानी पी लो फिर आगे फिर अपने फिर स्टार्ट करेंगे। इसको बंद कर दिया क्या, ये चल ही रहा है अभी?